हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर काजल सिंह। इन्होंने अपना यूजी लाल बहादुर शास्त्री स्मारक गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पूरा किया है और AIAPGET में ऑल इंडिया रैंक 55 लाके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली में काया चिकित्सा की सीट हासिल की है। काजल, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो गुड इवनिंग मैम। और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इंटरव्यू में भी ऐसा मुझसे पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 55 लाख करके। इतना अच्छा कॉलेज मुझे मिला है, ब्रांच इतनी अच्छी मुझे मिल गई है। आज ही मुझे एक पेशेंट ने मुझे गिफ्ट किया है, सो बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ के लिए। जैसे कॉलेज बहुत अच्छा एक्चुअली। मैं ये जो भी है क्रेडिट मैं इसका आयुर्वेद टीम को और अजीत सर को दूंगी, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे ये ज्वाइन किया था आयुर्वेद टीम, उस टाइम मैं बहुत डिलेमा में थी कि मुझे अभी इस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि मेरा जो 23 में इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ नवंबर में। उस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे 23 का ये पीजीटी देने के लिए मिलेगा, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इंटर्नशिप की डेट उन्होंने एक्सटेंड नहीं की लास्ट में। सो उस टाइम मुझे ऐसा था कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मेरा इंटर्नशिप का भी पीरियड रह रहा था, वो भी मेरी चल रही थी इंटर्नशिप। एंड देन उसके बाद नहीं अलाउ हुआ ये पीजीटी देने के लिए। तो ये था कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे दोबारा से स्टडी शुरू करनी चाहिए या रिपीट, मतलब वो एक रिपीट जैसा ही हो गया, क्योंकि एक बार मैंने पूरा प्रिपरेशन किया एंड देन फिर उसके बाद कुछ उसमें मुझे समझ में आ गया था कि कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम भी हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे उस फेज में मुझे अजीत सर मिले, उन्होंने मुझे पार लगा दिया, उन्होंने मेरी नैया को, मैं यही बोलूंगी। उन्होंने मतलब उन्हीं की वजह से मेरा ऑल इंडिया रैंक 55 है। मैं उस टाइम जब भी मैं एग्जाम दे रही थी, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं वो किए हुए हैं, मुझे ऐसा डेजा वू जैसा लग रहा था। तो सर के ही मैंने क्वेश्चंस उस टाइम पे भी किए थे, तो वही सब चीजें हैं। बहुत उस टाइम मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये पीजीटी में इतना बड़ा एग्जाम दे रही हूँ। बहुत इजी इजी सा लग रहा था कि ठीक है चलो, ये सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा रैंक पीछे हो गया, बट हाँ, ये अजीत सर ने उन्हीं के नोट्स, उन्हीं के ऑडियोज। इवन मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मैं यूपी से स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मराठी स्ट्रांग नहीं है। बट मैंने जब भी सर को कॉल ऐसा उनसे पूछा था कि मुझे उनका कोचिंग ज्वाइन करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने पहले मुझे बताया कि मराठी में ही है सब कुछ, अभी हम लोग हिंदी बना रहे हैं, तो तुम्हें मराठी के साथ ही ये करना पड़ेगा। तो फिर भी मतलब जब भी मुझे कुछ डाउट होता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो हमेशा मुझे उन्होंने हेल्प किया है। मैं कुछ भी समझ में नहीं आता था मराठी वाली लैंग्वेज, तो मैं उन्हें मैसेज कर देती थी कि सर मुझे बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड वो उसका तुरंत रिप्लाई करते थे, वो सब कुछ बताते थे। उन्होंने बहुत हेल्प किया, उनकी गाइडेंस है। और जो भी मेरे सारे टीचर्स यूजी के हैं, जिन्होंने भी मुझे बोला कि तुम्हें पीजी करना चाहिए, अच्छा है, उन्हीं पहले मेरा एक्चुअली पीजी करने का मन नहीं था, मैं प्रैक्टिस में जाना चाहती थी। बट मेरे सारे प्रोफेसर्स, यूजी के प्रोफेसर्स ने कहा नहीं, तुम्हें पीजी करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए फिर मैंने पीजी किया एंड देन पीजी, तो फिर सर ने इतना अच्छा रैंक ला दिया, तो मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल गया। सो बहुत बहुत थैंक यू है उनको। जी, आपकी मेहनत और लगन ही है जिससे आपको इतना अच्छा रैंक मिला है। अच्छा काजल, आप सबसे पहले आपको इतना अच्छा रैंक मिला ईयर 55, आपको इतना अच्छा रैंक लाके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक वही मैंने सोचा ही नहीं था कि ऑल इंडिया 55 आ जाएगा रैंक। बट सब जो सर ने मेरे साथ जो मेहनत करी है, उनके जो भी नोट्स मैंने यूज करे, एमआरआई नोट्स हैं, एक्स्ट्रा नोट्स हैं। एमआरआई नोट्स का बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था मेरा। सर के जो एमआरआई नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इवन एक्स्ट्रा नोट्स भी, क्योंकि वो मतलब रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं उनके एक्स्ट्रा नोट्स। तो वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ ही मेरे लिए। उनका फिर जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब। तो हाँ,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। जी। अच्छा काजल, सभी जानना चाहते होते कि टॉपर्स का डेली रूटीन क्या होता है, तो क्या आप आपका डेली शेड्यूल शेयर करना चाहेंगे? अ, देखिए, डेली रूटीन और शेड्यूल होना जरूरी है अगर आप एक अच्छी रैंक लेना चाहते हैं। तो अजीत सर के में ऐसा होता है कि वो जैसे एग्जाम का शेड्यूल जब देते हैं, तो मतलब जो उनका टेस्ट शेड्यूल होता है जो वो हर हफ्ते लेते हैं, उसमें वो बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का वो इंक्लूड करके रखते हैं। तो ये तो होता है कि सब कुछ आपका कवर होगा उसमें। लेकिन वो चीज को कवर करने के लिए आपको एक रूटीन बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको कवर करना है। तो एक रूटीन तो आपको मेंटेन करना ही है, शेड्यूल करना ही है, आपको एक बनाना ही है। तो मैं ऐसा करती थी कि जैसे सुबह उठे तो एमआरआई नोट्स पढ़े, एक दो घंटा एमआरआई नोट्स को दिया। वो क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, एमआरआई नोट्स का ऐसा है कि वो पूरा सब जगह से कॉम्पैक्ट उन्होंने बनाया हुआ है सर ने। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, मिक्स नोट्स, रैंडम नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो वो सारी चीजों का एक सार उसमें मिल जाता है हम लोगों को। सो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वो अगर आपको डेली रूटीन में रखना ही है, एक दो घंटे तो आपको पढ़ना ही है वो चीज। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, एमआरआई पढ़ने के बाद मैं एक दो घंटा संहिता जरूर पढ़ती थी रिलैक्स माइंड से। उस टाइम थोड़ा ये मैं बता रही हूँ जब मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था उसके बाद का शेड्यूल। इंटर्नशिप में तो सब कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ड्यूटीज भी उसमें करनी होती हैं। तो सुबह आप संहिता पढ़िए एक दो घंटा, चरक से चरक शुरू करिए, उसके बाद सुश्रुत। और आपको हमेशा सब्जेक्ट्स या संहिता चेंज करते रहना है, आप एक ही सब्जेक्ट लेके मत बैठिए। वो क्योंकि उसका ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्स में भी एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग होता है, सब अलग अलग संहिता से क्वेश्चंस होते हैं। सो वो ऐसा होता है कि आपको वो हैबिट में हो जाता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रहेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो हैबिट में आ जाएगा। तो वो जब आप मेन पेपर देने बैठेंगे तो वो इशू नहीं रहेगा। ऐसा होता है कि जैसे सुबह आप रिलैक्स माइंड में जब भी रहें, आप संहिता कवर करिए, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आप उसके बाद जैसे थोड़ा सा आप काश्यप संहिता और शारंगधर संहिता करिए। मैं हमेशा काश्यप और शारंगधर को एक एक घंटा देती थी, क्योंकि उनमें से भी काफी क्वेश्चंस अभी रिसेंट के टाइम्स में आ रहे हैं, तो उनको मैं देती थी। देन उसके बाद शाम को आप जो रसशास्त्र और द्रव्य गुण है वो आप उनको आप डेली रूटीन में रखिए, बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है, तो वो आपको डेली रखना ही पड़ेगा। तो वो भी मैं उनको हाफ एन आवर देती थी। द्रव्य गुण का ऐसा है कि द्रव्य गुण में काफी सारी चीजें हैं, लाइक लेटिन नेम्स हैं, इंग्लिश नेम्स हैं। तो ये सब चीजें आपको कैसे करनी है कि आप 15-15 मिनट सबको दीजिए, तो वो याद हो जाती है। लाइक आप उनको, मैं तो ऐसा करती थी क्योंकि द्रव्य गुण मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो मैं ऐसे करती थी कि कुछ ऐसा फनी नेम्स बना करके उसको याद करती थी। लाइक एक मुझे याद है कि एक भव्य प्लांट है, तो उनका इंग्लिश नेम ऐसे दिलियनी इंडिका करके है। तो मैंने याद किया था कि भव्या दिल्ली इंडिया में रहती है। सो ऐसे करके, क्योंकि जब भी हम एआईपीजीटी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपको टिक करना होता है। तो वो चीज आपको उस टाइम क्लिक होनी चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। इतना एक्यूरेट नहीं भी होने से वहां पे सही होना चाहिए, बस इतना ही है। सो ये है। द्रव्य गुण रसशास्त्र से हमको करती थी। देन उसके बाद जो भी माइनर संहिताज हैं, माइनर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हरित है, भेल है, योग रत्नाकर है, ये सब चीजें आप उस टाइम पे करिए। क्योंकि उस टाइम हम लोग का एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है, तो ये सब चीजें करिए। रात को सोने से पहले सर के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो मैं करती थी। वो जरूर करिए, टेलीग्राम पे सर क्वेश्चंस डालते हैं, वो जरूर करिए। रात में सोने से पहले क्वेश्चन जरूर करके सोइए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर नहीं होगा तो वो मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है, तो एआईपीजीटी मतलब बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चंस अगर आपका एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू ही आपको करना है वहां पे भी जाके, सो एक हैबिट में लाने के लिए कोशिश करिए रात में
कम से कम नहीं तो सोने से पहले 100 क्वेश्चंस तो कम से कम करके सोइए आपके इनिशियल डेज में। लाइक जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाएगी तो क्वेश्चंस भी आपको बढ़ाते जाने हैं। तो आपको ये करना ही है, मतलब दिन का एक शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि सुबह सुबह जब आप बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड में रहते हैं तो एमआरआई पढ़िए, देन उसके बाद संहिता पढ़िए, देन उसके बाद आपके जो भी माइनर संहिताज हैं लाइक कश्यप से क्वेश्चन आ रहे हैं, शारंगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, माधव से क्वेश्चन आते हैं, वो करिए। मॉडर्न पढ़िए, मॉडर्न मॉडर्न आप शाम को इंक्लूड कर सकते हैं। मॉडर्न आप शाम को पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़िए। रसशास्त्र द्रव्य गुण आप डेली रखिए। लाइक आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सर का शेड्यूल होता है एग्जाम का, जो भी सर टेस्ट लेते हैं हर हफ्ते, तो सर उसमें सब्जेक्ट्स देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 3 दिन आपने कवर किया जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि जो हमारी संहिताएं हैं, जो हमारे शास्त्र है, उनको आप पहले 3 दिन में कवर करिए, क्योंकि फोकस आपको उन्हीं पे करना है, क्वेश्चंस उन्हीं से आ रहे हैं। तो ये चीज आप करिए, एंड देन उसके बाद आप छोटी संहिता पे जाइए, लाइक हरित बेल इन सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उनके बाद आप करिए बाकी के टाइम में। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें शेड्यूल में जो है सबसे पहले जब सुबह हम फ्रेश होते हैं तब थोड़े से संहिता को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमें जो रोज है शास्त्र द्रव्य को उनको ध्यान देना चाहिए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड सब्जेक्ट को चेंज करते करते पढ़ना चाहिए बिकॉज हमें वो एग्जाम में भी वैसा ही सेम आने वाला है, अलग अलग रिपीट का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे तो हमें वो आदत होती रहनी चाहिए। एंड रोज रात को हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही है बिकॉज एंड ऑफ द एग्जाम में हमें एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। अच्छा काजल, आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? अ, मैंने अपनी प्रिपरेशन वैसे फाइनल ईयर से ही शुरू की थी, पर हाँ, फाइनल ईयर से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि सब लोगों ने कहा था कि ऐसा पीजी में करना है तो फाइनल ईयर से शुरू कर दो। सीनियर्स जिन्होंने पीजी जो कर रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के लिए कहा था कि आप फाइनल ईयर से शुरू कर दीजिए। तो यही था, लेकिन फाइनल ईयर में ऐसा था कि थोड़ा सा उस टाइम सीरियस भी नहीं होता है इतना, तो ये था कि ऑन ऑफ पढ़ाई होता था, इतना ज्यादा फोकस करके कभी पढ़ाई नहीं किया। लाइक उसमें एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं तो इतना फोकस करके कभी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन ये था कि एक था दिमाग में कि मुझे ये करना है, तो मैंने उसी टाइम से कुछ थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था मैंने। लाइक एमसीक्यूज वगैरह जो मैं करती थी वो मैंने तभी से शुरू कर दिया था। संहिता शास्त्र तभी से मैंने शुरू किया था। मैं थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ती थी, लेकिन मेरा जो भी मैंने शुरू बहुत अच्छे से शुरू किया है वो मैंने अजीत सर के यहाँ पे आके शुरू किया है, क्योंकि मुझे एक आइडिया तभी आया कि मुझे पढ़ाई करनी कैसे है। लाइक बस लेके बैठे रहना, सिर्फ पढ़ते रहने से क्लियर नहीं होता है। एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। लाइक उसके लिए तो जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ हार्ड वर्क से एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको प्लान करना है, प्लानिंग करनी ही है। तो जब मैं सर से जुड़ी थी 1 सितंबर 2023 से, तब से मैंने प्रिपरेशन का मतलब पूरा शुरू, मतलब तभी से ऐसा था कि मैंने सीरियस होके पूरा करके पढ़ाई करी है। लाइक जैसा भी सर ने उस टाइम गाइड किया वैसे ही करके मैंने पूरा पढ़ाई किया है। लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे उस स्टेज पे आके ये चीज पता थी कि मेरी संहिता स्ट्रांग है, पर मुझे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। तो क्योंकि ये मैंने फाइनल ईयर से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाए थे, मैंने मेरा डेली का क्वेश्चंस रहता था, तो मुझे एक आइडिया था कि संहिता के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझसे गलत नहीं होते हैं, पर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा गलत होते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स पे मैंने बहुत ज्यादा ऐसा भी यूजी में फोकस भी नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा लैक हो रहा है। तो ये चीज सर से जब मैं जुड़ी तो मेरा एक्चुअली जुड़ने का भी यही था कि मुझे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना था। फिर सर के पास आके मुझे पता चला कि मेरी संहिता भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो भी मेरी वीक है। तो उस पर भी मैंने फोकस किया। सर ने जैसा जैसा बोला, सर ने जैसा जैसा गाइड किया, मैंने वैसा वैसा किया। उन्होंने बोला कि एमआरआई नोट्स पर फोकस करो, तो मैंने मतलब सर जब भी ऐसा बोलते थे कि आज ये करना है तो मैंने वही किया है। लाइक मैंने कभी भी अलग से कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, सर के ही सब कुछ उस पे किया है कि उन्होंने बोला है तो मैंने किया है उस तरीके से।
जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो जैसे आपने फाइनल ईयर में किया वैसे ही बाकी लोग भी अगर फाइनल ईयर में स्टार्ट करें, उससे थोड़ा क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करें और संहिता के ऊपर ध्यान दें, तो वो आगे चल के थोड़ा इजी हो जाता है। हमें थोड़ी आदत रहती है कि हमें पता चलता है कि हमें इंटर्नशिप में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, काजल, आपने प्रिपरेशन के टाइम पे कौन सी बुक्स फॉलो करते थे आप, और किस बुक को कितना टाइम देना चाहिए? बुक्स तो मेजरली मैंने शास्त्र अपने जो संहिता है उन्हीं पर फोकस किया है। मेनली मैंने टाइम भी उन्हीं पे ज्यादा लगाया है, सुश्रुत पे, चरक पर, अष्टांग पे। मेनली मैं शास्त्र से ही पढ़ती थी। लाइक मैंने फोटोज भी ऐसे दिए हैं, लाइक उसमें बुक से ही मैंने पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे 23 में मैंने देखे थे, आए थे लाइक जो कि शास्त्र से ही उठ के आए थे। जैसे कि काश्यप का पूछा था कि कल्प स्थान में रेवती कौन से स्थान में दिया हुआ है, तो वो शास्त्र का क्वेश्चन है। अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो आपको पता है वो किस स्थान से पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन है। जैसे हमारे भी 24 में अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, अम्ल और कटु विपाक का, कि वो अम्ल से है या कटु विपाक से है। तो अगर आपने शास्त्र से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में आ रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया था कि मैं शास्त्र से ही पढूं, मैंने शास्त्र से ही पढ़ा था। बाकी सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि जो मॉडर्न पार्ट है वो मैंने अजीत सर के नोट्स से पढ़ा है, क्योंकि उनके नोट्स में मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी तो जो भी हम यूजी में पढ़ते हैं उससे हो जाता है। लेकिन ये है कि अजीत सर के नोट्स में काफी कुछ दिया है, तो वो चीजें मॉडर्न की वहां से कवर हो जाती है। बाकी हारित भेल, योग रत्नाकर, ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये गोविंद पारिक से किए थे, क्योंकि सर ने भी बोला था कि उनको गोविंद पारिक से कर लेना, उतना ये नहीं है। बाकी तो काश्यप शारिंदर वो सारे नोट्स तो फिर सर के ही किए हैं मैंने। मैंने बाहर ज्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने सर ने जो भी सर के जो भी नोट्स हैं मैंने वहीं से किए हैं। वहीं से मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। तो वहीं से मैंने सब कुछ किया है। जी, एक्चुअली ऐसा बोला भी जाता है कि अगर हम किसी एक ही चीज को फॉलो करते तो हमें रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे से मिलता है, बिकॉज हमने उसके ऊपर अपना 100% दिया होता है। जैसे आपने भी सिर्फ आयुर गाइड के नोट्स को फॉलो किया था, बिकॉज उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, एमसीक्यू एंड मॉडर्न आयुर्वेद सब मिल जाता है, तो इट इज अ वेरी कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। अच्छा काजल, आप सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? सब्जेक्ट वाइज ऐसा है कि जैसे जो भी हमारे शास्त्र है, तो शास्त्र का जैसे ऐसा था कि चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग है। तो सर के ऑडियोज है, मैंने ऑडियोज मराठी में ही सर के सुने हैं। सो वो हमेशा मतलब बोलते थे कि जब भी आप ऑडियो सुनो तो आप अपने पास एक्स्ट्रा नोट्स और अपने नोट्स और बुक हमेशा मैंने खोल के रखी थी, तो मुझे समझ में आ जाता था। लेकिन ऐसे करके मैंने संहिता करी है। पूरे ऑडियो सुने हैं, बहुत अच्छे से सुने हैं। एक बार अगर समझ में ना आए तो 2 बार सुने हैं, 3 बार सुने हैं। लेकिन मैंने ऑडियो सुने हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के ऑडियो सर के सुने हैं। उससे क्या होता है कि एक मेमोरी रह जाती है। जो भी है, अब एआईपीजीटी जब जब आप जाएंगे तो उस टाइम वो चीजें याद आ जाती हैं कि हाँ, ये मैंने तब सुना था और ये ऐसा इसका आंसर ये होना चाहिए। एक आइडिया उस टाइम पे आ जाता है। तो समिताज मैंने सर के पूरे ऑडियो उसी वहीं से सुने हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे आज मैंने ऑडियो सुना है, एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो एक दिन रुक के फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। मैं हर चीज नोट करती थी अपने नोट में, कि मैंने आज ये चैप्टर कंप्लीट किया है, इस संहिता का, इस टॉपिक का, ये सब्जेक्ट स्थान का किया है, तो मुझे इसका क्वेश्चन कौन से डेट को करना है। उससे क्या है, मैं कोई भी चीज भूलती नहीं थी कि आज मैंने जैसे ये चीज कंप्लीट की है, तो मुझे वो चीज कौन से दिन पे उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये चीज मैं हमेशा नोट करके सब रखती थी। एक डायरी बना रखी थी, उसमें सब कुछ नोट करके रखती थी। तो उससे कुछ भी चीज मिस नहीं होती थी। और हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही करने चाहिए। आप एक बार पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा कि आपको कितना आ रहा है, आपको मेमोरी में कितना रिटेन हुआ है, वो चीज नहीं आएगी। तो अगर आप एक दिन के बाद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपकी मेमोरी में है और कितना आपकी मेमोरी में नहीं है। तो आप दोबारा से उसको फिर सुनिए।
अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा से सुनिए, उसको वहीं पे मत छोड़िए। ऐसे मैं करती थी संहिता का पोर्शन। और फिर रिसर्च स्टार्ट के मैंने क्या किया हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, तो मैंने उसके पहले ही सारे जितना मुझसे हो पाया, मैंने उसके पूरे वीडियो ऑडियोज नहीं सुन पाए थे। तो जितना मुझसे हुआ, और उसके जो भी नोट्स सर ने प्रोवाइड कर रखे थे उसका मैंने एक बहुत कॉम्पैक्ट सा साइज बना लिया था। अपने रिटर्न नोट्स बना लिए थे, 4-5 पेज के बनाए थे, ताकि मुझे वो बार बार, क्योंकि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है वो, तो उसको बार बार रिपीट मैं उसको कर पाऊँ, और लास्ट टाइम पे वो मुझे हेल्प कर जाए इस तरीके का। क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकते लास्ट में, जब एक बार जब वो एग्जाम का जब शेड्यूल आ जाता है कि इतने 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, तो उस टाइम हम लोग इतना ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं चीजों को लेकर के, इतना डर लगता है कि पता नहीं हम लोग रिवाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना ही है। ये तो आपने सबके इंटरव्यूज में आपने सुना ही होगा, सब लोग यही बोलते हैं कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना आप पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार उसको रिपीट करते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो इतना आप नोट्स बनाइए खुद का, या सर के भी नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि वो आप रिपीट कर पाए, ऐसा हो। इतनी बार पढ़िए, या तो कि आप रिपीट उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें कर पाए, या तो आप अपने नोट्स बनाइए। मैंने अपने नोट्स बनाए थे 4-5 पेज के रिसर्च के। तो वो मैंने मुझे लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा इजी हो गया था, क्योंकि रिसर्च स्टैट से क्वेश्चंस आते हैं। मैं 2-3 साल के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मेरे 24 में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते अगर आपको अच्छी रैंक लेनी है तो वो चीज आपको रिवीजन से ही कवर होगी। ये है। संस्कृत भी आप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहता है तो इतना ज्यादा याद नहीं रहता है लास्ट टाइम तक, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक बार आप रीड करिए, आप उसका जो भी छोटा छोटा चीजें हैं वो आप बना सकते हैं। लाइक मैंने तो ऐसा किया था, क्योंकि 23 में भी एक ही क्वेश्चन आया था संस्कृत से। मेरे पास उतना टाइम लास्ट में बचा नहीं, मैं रिवाइज कर नहीं पाई। तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मेरे टाइम में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया संस्कृत का, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। और जब जब तक आप चीजों के लिए कंफर्म नहीं होते हैं, आप टिक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ऐसा होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। सो इसीलिए आप जब बहुत ज्यादा कंफर्म हो तो ये आईपीजीटी में टिक करिए। सो मैं थोड़ा सा उस टाइम कंफ्यूज थी उस क्वेश्चन को लेके, तो मैंने वो छोड़ा, पर आप ऐसा मत करिए, उसको रिवीजन में रखिए। छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ज्यादा उसको रिपीट ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको ना लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये चीज आप करिए। बाकी काश्यप शारिंदर तो हम लोग सर के, आप जब क्लास करेंगे तो वो टेस्ट इतनी बार लेते हैं, उसमें हर चीज इतनी बार रिपीट होती है, तो वो लास्ट में जाके दिक्कत नहीं होती है उसमें, क्योंकि हम लोग उसको इतनी बार रिपीट कर चुके होते हैं, उसको इतनी बार उसके क्वेश्चंस लगाए हुए होते हैं, तो वो चीज नई नहीं लगती है लास्ट में जाके, वो हर चीज रिवीजन में हो जाती है। देन उसके बाद छोटी समिता वगैरह तो इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो ये तो है। लेकिन काश्यप, सारंगधर, माधव, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज तो आपको रिवीजन में रखनी ही होती है। तो हाँ, ऐसे किया था क्यों, लेकिन क्वेश्चंस आप जरूर सबके लगाइए, क्वेश्चंस तो ऐसे कर सकते हैं। कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सिर्फ एक बार पढ़ लिया और सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं, जबकि हमें वो लास्ट में याद आना चाहिए, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ रिविजन्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और हम लोग एंड में पूरा रिवाइज कर सके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके लिए बहुत हम छोटे नोट्स बनाए, या तो हमने इतनी बार पढ़ा हो कि हमें बहुत क्विकली रिविजन हो जाए। एंड जैसा आपने बताया कि हमें सेम डे ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक आधा दिन के बाद सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज हमें पता चलता है कि दिस लाइक आर रिपोर्ट कार्ड के हमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें सब पता चलता है कितना रिटेन हुआ है, and फिर अगर नहीं हो रहा तो वी कैन रिपीट द ऑडियोज एंड डू इट अगेन। अच्छा काजल, कई बार क्या होता है, प्रिपरेशन की जर्नी काफी टफ होती है, तो कई स्टूडेंट्स बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस उनके लिए आपको क्या एडवाइस रहेगी? मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी। लाइक, तो मैं इसके लिए बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मैं क्या करती थी, जैसे एआईए पीजीटी की जर्नी जो होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, आपको
आपको प्रिपरेशन करते रहना है। आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले फ्रेंड्स सब लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बुक्स लेके बैठे हुए हो, तो वो चीजें हो जाती है। वही चीजें रिपीट करते रहना बार 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 बार, तो थोड़ा सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप, मुझे लगता है आप तीन चीजें कर सकते हैं। लाइक सबसे पहली तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, या जो भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको समझते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप बात करिए, आपको जो लग रहा है आप उस तरीके से बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो भी आप उनसे बात करके ये बोलिए कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सामने वाला अगर आपसे थोड़ा सा भी आपको डांटेंगे भी, या आपसे अगर अच्छे से भी बोलेंगे कि नहीं अगर आप कर लोगे, इस तरीके से भी बोलेंगे, तो वो एक माइंड से वो चीज आपने निकाल दी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने अब सामने किसी से कह दिया कि मुझे नहीं हो, वो चीज आपके ब्रेन से निकल गई, तो उतना फिर बाद में दिक्कत नहीं लगता है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि जैसे गाने वगैरह सुनिए। अगर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, या गाना पसंद करते हैं, या जो भी आप करना पसंद करते हैं वो करिए। थोड़ा सा उससे ऐसा होता है कि ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है चीजों से, तो उतना डिस्करेज हम लोग नहीं होते हैं। लाइक मैं तो गाने बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे मन नहीं कर रहा है प्रिपेयर करने का आज को, या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेती थी, तो लगता था कि ठीक है, नहीं चलो करना ही है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि आप वो टाइम पूरा ना, आपको मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, आप कुछ भी जाके कुछ भी करिए। तो जैसे अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी करिए, सो उससे क्या होगा, थोड़े देर बाद जब आप देखेंगे कि आपके आसपास लोग सारे पढ़ रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको वो प्रेशर आएगा कि अच्छा, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कंप्लीट करना है। तो वो चीज है। तीसरी चीज आप ऐसी है कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप लाइक उसमें जा सकते हैं, थोड़ा सा मंदिर में जाके थोड़ा सा ये कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा शांति मिलती है, मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये चीज हो सकती है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आज आपका मन नहीं है तो वो आपका मन नहीं है, वो हफ्ते भर चल रहा है कि मन नहीं है तो मैं हफ्ता भर पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा मत करिए। अगर आज आपका मन नहीं है तो आज आप जब सोएं, तो आप ये सोच के सोएं कि कल मुझे स्टार्ट करना ही है, चाहे कैसा भी हो। तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो एक रहेगा, एनर्जी रहेगी कि ठीक है, कल मैंने वेस्ट किया है, आज मुझे शुरू करना है, वापस से शुरू करना है। आपका एक गोल है, आपको वो कंप्लीट करना है। तो मैं तो यही करती थी, क्योंकि मेरे रूम के आगे लिखा हुआ था कि मुझे ये करना है, AIE PGT मुझे क्लियर करना है, या में एडमिशन चाहिए। सो ये चीज है कि आप वो चीज को कभी अपने दिमाग से मत जाने दीजिए कि आपका गोल क्या है। रास्ते, जब आप एक गोल की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ता क्या है कि आपको बहुत सारे दिक्कतें आएंगी रास्ते में, लेकिन जो गोल है ना, वो जब आप पा जाएंगे तो वो चीज इतनी बाद में आपको वो याद भी नहीं आएगा कि उस टाइम पे आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आपका कितना मूड खराब होता था, या कुछ भी चीजें उस टाइम याद नहीं आएंगी। जब मैं अय्या में एडमिशन लिया, इतना सब कुछ देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा UG कॉलेज उतना बेटर नहीं है। ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड ये नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो जब डिफरेंस देखते हैं ना, एक लगता है कि चलो वो सारे सेक्रीफाइसेस कहीं ना कहीं काम आए। उस टाइम जो भी हमने जो भी उस टाइम मन नहीं लगता था, फिर भी हमने पढ़ा, एक डिसिप्लिन में रह के पढ़ा, कंसिस्टेंसी में रह के पढ़ा। बाकी सब कुछ भी करते थे बट आप पढ़ाई करते थे, वो चीज का फल आपको लास्ट में मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो वो बहुत मीठा मिलेगा, वो बोलते हैं ना। तो वो चीज होती है, बाद में आपको कुछ भी चीज याद नहीं आती है, बस उस टाइम लगता है लास्ट में कि बहुत हमने जो मेहनत करी थी वो हमारी सफल हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जो पहले आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स आपको आ रहे हैं, तो आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, कैसे भी सोल्यूशन निकालिए उसका। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ना, जैसे अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, आप अपने सीनियर से जाके पूछ सकते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था,
तो मैं तो अपने सीनियर से जाके सीधा कि मुझे समझाइए इसको, मुझे कैसे भी इसको पढ़ना है। लाइक मुझे हमेशा गृहिणी के चैप्टर में ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है उसका चीजें। एक फियर मुझे बन गया था कि मुझे गृहिणी होगा ही नहीं, मैं इसको कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये करो कि मुझे ये आता है एंड देन उसको पढ़ो तो तुम्हें वो सच में आ जाएगा। एंड देन उस फियर को निकालने के लिए मैंने उसको पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। तो फिर वो मुझे फिर इजी लगने लगा वो चीज, फिर मेरे लिए गृहिणी ऐसा हो गया कि अब तो मुझे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगी उसमें। ये चीजें हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ज्वर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर नहीं हो रहा है, तो आप उसमें करिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो उससे एक आपको चैप्टर, पूरे चैप्टर का एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स वो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो वो ना फिर एक प्रिसाइज हो जाता है कि ठीक है मुझे यहीं यहीं से चीजें पढ़नी है। एंड देन जब आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं तो फिर देन बाकी चैप्टर का प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर तो आपको लगता है कि चलिए मेरा मेन मेन इसमें से टॉपिक प्रिपेयर्ड है, तो मैं बाकी चीजें भी एक बार नजर मार लेता हूँ, लाइक उसको पढ़ लेता हूँ एक, तो वो चीज ना पूरी कवर हो जाती। तो पढ़ाई का तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसका यही है कि आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। या तो आप उसको लिख, अगर आपके पास बताने के लिए कोई नहीं है तो आप उसको एक पेपर में लिख करके उसको फेंक दीजिए डस्टबिन में, तो वो आपके दिमाग से वो चीज निकल गई। या मैं तो ये करती थी, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, क्योंकि वो लोग वही लोग मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं, वो लोग तो मैं उन्हीं से बात करती थी पेरेंट्स से, तो वो लोग कभी डांटते थे कभी प्यार से समझाते थे। पर ये था कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर उससे मेरी फीलिंग शेयर हो जाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, लाइट लगता था। लगता था कि नहीं करना है, करना है। तो क्योंकि वो लोग हमेशा एक लाइन जरूर बोलते थे, तुम कर सकती हो, हमें पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, तुम कर सकती हो। तो वो जो वर्ड है ना, हम हमें तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। सो वो चीज रहता है कि ठीक है, वो लोग जब मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज है। देन आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी, अगर आप पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, आप ऐसे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो आपको समझते हो। क्योंकि किसी ना किसी के ऐसे फ्रेंड्स तो होंगे ही जो आप को समझते होंगे, आप उनसे फ्रीली बात कर सकते हो, तो आप उनसे बात कर सकते हो। कुछ नहीं, आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज होंगी, आप वो करिए, आपका मन डाइवर्ट होगा। तो उसके बाद आपको लगेगा कि चलिए ठीक है, हो गया सब कुछ जो भी है उसको, देन आप पढ़ाई पे वापस बैठ सकते हैं। लेकिन ये है कि आज अगर मेरा मूड खराब है तो आज मुझे जब सोना है उससे पहले मुझे ये अब खुद को ये बोल के सोना है कि कल से मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा मूड कल खराब नहीं होगा, आज जो भी होना था हो गया, अब जो भी होगा वो ठीक होगा। सो ये आप कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई स्टूडेंट डीमोटिवेट है तो उसे उस वक्त क्या करना चाहिए, बिकॉज आपने खुद आई थिंक वो सब फेस किया है। तो आप बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, कुछ दूसरी हॉबीज को लेना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ताकि हमें उससे वापस मूड अच्छा हो सके। और अगर आज मेरा मूड खराब है तो वो मेरा मूड कल के ऊपर वो नहीं जाना चाहिए, वो आज के आज हमें खत्म करना है। एंड कल से सब ठीक होगा, ये सोचते हुए ही हमें वो दिन को खत्म करना है। अच्छा काजल, सूरज को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो पहले थ्योरी पढ़े या एमसीक्यू करे, या फिर एमसीक्यू को पहले सॉल्व करे। तो आपकी इसमें क्या एडवाइस हो? एक्चुअली मैम मुझे भी ये डाउट पहले हुआ था, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था अजीत सर के अंडर में, तो मैं क्या करती थी, मैं पहले थ्योरी पूरा पढ़ती थी एंड देन मैं उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करती थी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक दिन छोड़ के मैं उसको नोट करके रखती थी कि मुझे कब इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एंड देन मैं उस दिन उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। तो पहले तो मैं ये करती थी। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा जब एग्जाम शेड्यूल डिक्लेयर हो गया कि आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, तो ये चीज उस टाइम फिर काम नहीं आई, लाइक थ्योरी पढ़ना एंड देन एमसीक्यू करना। तो जब उस टाइम जो मेरी मेंटर थी, जो अजीत सर ने मुझे जिनको मेरा मेंटर बनाया था, डॉक्टर नंदिनी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप लास्ट टाइम पे आके आप ऐसा करिए कि आप एमसीक्यू पहले सॉल्व करिए एंड देन आप उस क्वेश्चन का थ्योरी करिए। तो क्योंकि ये मुझे इफेक्टिव लगा, मेरे लिए हेल्पफुल था, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब आप इनिशियल डेज में होते हो, जब आप शुरू कर रहे होते हो अपनी
जो भी आपका प्रिपरेशन है, आप प्रिपरेशन फेज में हो, तो जब आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए, तो आप क्या करिए, आप पहले ऑडियो और वीडियो से पहले आप सब कुछ पढ़िए, एंड देन आप उसका एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए एंड देन आप उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। उससे क्या होता है, आपके जो भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। और लेकिन जब आप लास्ट फेज में होते हो, तो आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करिए। उससे ना जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर करने में इजी होता है, क्योंकि आप एमसीक्यू कर लेते हो तो एक आपको रफली आइडिया उस चीज का हो जाता है कि आप का जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एमसीक्यू से कवर हो जाती हैं, एंड देन आपको थ्योरी करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो आप ये कर सकते हैं। मैंने क्योंकि मेरे लिए इफेक्टिव हुआ था तो मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम पहले है, तो पहले आप थ्योरी करिए एंड देन आप एमसीक्यू पे जाइए। एंड जब आप रिवीजन फेज में आते हैं तो आप पहले एमसीक्यू करिए एंड देन आप थ्योरी फेज में जाइए। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें जब इनिशियल स्टेज है तब पहले थ्योरी पढ़ के फिर एमसीक्यू पे फोकस करना चाहिए, एंड जब बाद में है पहले एमसीक्यू करके फिर थ्योरी पे जाना चाहिए कि हमें कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, हम उस टाइम पे उतना थ्योरी का पार्ट उसमें कवर कर सकते हैं। अच्छा काजल, जो स्टूडेंट्स अभी अपियर होने वाले हैं एआईपीएचडी एग्जाम के लिए 2025 में, उनके लिए आप कुछ सजेशंस और स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहेंगे? अ, जी बिल्कुल। जैसे मेरे जूनियर्स भी मुझसे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई किया था, क्या नहीं किया था। तो मैं इस चीज़ के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो आप अपना गोल रखिए कि मुझे ये पीजीटी करना है, तो वो मुझे क्लियर करना ही है। लाइक मुझे अच्छे कॉलेज में ही जाना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन टाइम पे, हम सोचते हैं कि सिर्फ एडमिशन ही लेना है, वो वाला है आपका, या आपको बहुत अच्छी जगह पे जाके पढ़ना है, वो वाला है। क्योंकि दोनों की जो पढ़ाई का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक प्लानिंग प्लॉटिंग करनी ही पड़ेगी। उस चीज को करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। लाइक मैं ये सोचती हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। जब आप जब पूरा आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। हाँ, जो भी रहते हैं टॉपिक्स पता होते हैं कि इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन लास्ट में कभी कभी जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से हट के होते हैं। तो वो जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा रहेगा तो वो चीज नहीं आएगी। इसीलिए पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उसको स्मार्ट वर्क में चेंज कर पाओगे। लाइक मैंने पहले बोला था कि मैंने रसशास्त्र का जो रिसर्च स्टैट है उसका मैंने बोला था कि पहले मैंने वो पूरा अच्छे से उसको पढ़ा। जो भी मैंने वीडियोस जितने मुझसे हो पाए वो मैंने देखे, एंड देन उसके पूरे जो नोट्स थे उसमें से मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए जो मुझे लगा कि ये चीज मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करके, क्योंकि इसी में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे ये चीज नोट्स में डाल के फटाफट, ताकि मेरे रिवीजन में रहे और वो क्वेश्चन मेरे कभी गलत ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसको स्मार्ट वर्क को करने से पहले मैंने वो हार्ड वर्क किया, पहले मैंने उसको पूरा गो थ्रू किया। तभी वो मैंने स्मार्ट वर्क में छोटा सा लेके आया, तभी मैंने उसको रिवीजन कर पाया। तो हमें हमेशा हार्ड वर्क आपको करना ही है। वो कोई उसका ये नहीं है जो हम बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क मत करिए स्मार्ट वर्क करिए, पर स्मार्ट वर्क करने के लिए भी तो कोई ना कोई हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ रहा है ना। आप जब पूरा पहले पढ़ेंगे देन आप को समझ में आएगा कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। देन आप फिर उस इम्पोर्टेंट चीज पर ही फोकस करेंगे, तो वो चीज स्मार्ट है। कि आपने पहले तो पूरा पढ़ा तो वो हार्ड हो गया ना, तो ये चीज है। तो आप क्या करिए कि आप जब आपके पास आपको पता है कि मेरे पास टाइम है, तो आप अच्छे से चीजों को समझ के उसका मीनिंग समझ के, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो वो श्लोक के फॉर्म में है, तो आप उसको अच्छे से समझ के देन पढ़िए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप उसको टाइम दीजिए, शास्त्र को टाइम देना जरूरी है। अगर आप अच्छा रैंक चाहते हैं, अगर आपका सारे टॉपिक्स क्लियर है ना, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप ऑडियो भी सुनते हैं, आप एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2 बार करिए 3 बार करिए, पर आप करिए।
एंड उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। अभी तो जैसे अभी तो दिसंबर आ गया है, तो शायद नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी आप ऐसा करिए कि आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो भी आप कोशिश करिए कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सर ने बताए हैं या फिर हमें खुद भी समझ में आ जाता है, इतने टाइम से हम पढ़ रहे होते हैं चीजें, यूजी में तो पढ़ा ही है, तो हमें पता ही है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आप उनको अभी फिलहाल करना शुरू करिए, अपना स्टडी का स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि दिसंबर आ गया है। जून जुलाई में भी अगर एग्जाम होता है तो टाइम उतना नहीं बचा है। अगर आप अभी से चीजों को समेटना शुरू नहीं करेंगे तो वो चीजें बिखरी बिखरी रह जाएंगी ना, फिर उनको बाद में जब डिक्लेयर हो जाएगा एग्जाम तो फिर सब कुछ इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अपने स्टडी स्पीड को बढ़ाइए। आपने जो भी चीजें आपने पढ़ ली हैं, आपको पता है कि ये चीजें मैंने पढ़ ली हैं, तो आप उनको रिवीजन में आप डाल दीजिए। आप उनको मतलब आपका ये होना चाहिए कि उनका रिवीजन टाइम कम होना चाहिए। मैं हमेशा अपने साथ ये करती थी कि जैसे अ, अगर मैंने ये टॉपिक मुझे पहले टाइम पढ़ने में उसको 1 घंटा लगा था, तो उसके बाद उसका टाइम कम होना चाहिए जब मैं उसको सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को रश करूं। मैं उसको क्या करूंगी कि जैसे मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, एक्चुअली एक रूल होता है कि आप 3 दिन के बाद वो टॉपिक को वापस रिपीट करिए, तो वो चीज मेमोरी से जाती नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आज आपने किया, देन आप 3 दिन का ब्रेक करिए उस टॉपिक को। तो आप उस चीज को नोट करके रखिए, क्योंकि हम ना ये चीजें भूल जाते हैं कि आज मैंने पढ़ा तो मुझे इसको रिवीजन में कब लेके आना है सब्जेक्ट को। तो आप जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे तो टाइम आपको उससे थोड़ा तो कम लगेगा टाइम। फिर आप उसको 3 दिन बाद करेंगे तो उससे कम लगेगा। तो जो आपने एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप वो जो आप 1 घंटे में कर रहे थे ना चीजें, वो चीजें 15-20 मिनट में हो जाती हैं कंप्लीट। तो ये आप करिए। जैसे अभी तो स्टूडेंट्स का टाइम है, मतलब ये है, तो आपको यही सलाह मेरी तरफ से है कि आप अपना एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा अब आप आ जाइए। आप थ्योरी पे एकदम मत रहिए कि आप पूरा दिन बस थ्योरी कर रहे हैं एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, एमसीक्यू करिए। मतलब आप अपना 100 में से कम 60% अगर आप थ्योरी को दे रहे हैं तो आप 40% एमसीक्यू को दीजिए। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू करिए। आप जैसे हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अभी मैंने ये चीज अभी पढ़ी नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये मैं जब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तभी मैं इसके एमसीक्यू करूंगा। ऐसा मत करिए, ऐसा कभी भी मत करिए, आप स्टार्टिंग से भी ऐसा मत करिए। आप देखिए, हम जब 4 इयर्स यूजी करके आते हैं ना, तो वो चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो इट्स ओके। हम उसके एमसीक्यू कर सकते हैं, हमें कम से कम ये तो समझ में आएगा कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आप एमसीक्यू जरूर कीजिए, चाहे आपने वो चीज पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो। और ये तो अभी प्राइम टाइम है कि आपको एमसीक्यू हर क्वेश्चन हर टॉपिक का, चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपका एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। आपका इतना अच्छा वो पढ़ा होना चाहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। उससे आपको जो, अगर आपको फियर की वजह से आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी चीज नहीं होगी। एंड अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा उसकी वजह से आपने नहीं पढ़ा है, तो वो चीज फिर ना आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो आपको बाद में वो हेक्टिक नहीं लगेगा। तो अभी प्राइम टाइम है, एमसीक्यू पे फोकस करिए, थ्योरी भी करिए, 60-40 का रेशियो रखिए। एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए, और अब से तो लगातार ही करिए क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है। एमसीक्यू करिए। मैंने दिसंबर से, जब मेरा टाइम था तो मैंने दिसंबर से ऑलमोस्ट मैं 120 क्वेश्चंस करती थी, तो मतलब 200 to 300 तो इस टाइम पे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस होने ही चाहिए। क्योंकि यही चीजें हैं बाद में जो प्रॉब्लम नहीं करते। इवन ऐसा है कि ना, मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में एआई पीजीटी जब जब देने गई थी कि डेजा वू हो रहा था कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कहीं किया है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं किया है। तो आपको इतना होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए कि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे, और लग भी रहा है तो वो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मेरे लिए ही नया है, वो सबके लिए नया होना चाहिए। वो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ तो वो
कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉमन क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। लाइक मैंने ऐसा किया था कि अच्छा हाँ, ये गलती मत कीजिए। मैंने क्या किया था कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो हमें पता है कि अरे ये तो मुझे आता है, तो हम ना ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यू देख के ना कभी कभी हम गलत टिक कर जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में हो गया था कि क्योंकि मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, एंड मैंने उसको ठीक से पूरा पढ़ा नहीं और ठीक से एमसीक्यू नहीं देखे, तो मैंने गलत ऑप्शन टिक किए और बाद में मैंने उसको रिवाइज भी नहीं किया। तो ये चीज मत कीजिए। आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। एआईए पीजीटी में भी जब आप एग्जाम देने जाएं, हर क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए। मैं समझती हूँ कि टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, एआर के क्वेश्चंस आते हैं। अब तो ऐसे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको जैसे 4 या 5 स्टेटमेंट देते हैं, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें से जो सही सही क्वेश्चंस है वो बताइए, जो गलत गलत क्वेश्चंस है वो बताइए। तो लाइक उनमें क्योंकि 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो एक ही मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, मतलब मिलता है। तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम मैनेज करना इन क्वेश्चंस की वजह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको वो पढ़ना है। तो लेकिन ये है कि जो इजी क्वेश्चंस है वो तो कम से कम आप 2 बार पढ़िए, क्योंकि वो हम ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा गलत करते हैं। मैंने किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप गलती मत करिए। जो भी इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं तो वो आप उसको और अच्छे से अलर्ट होके 2 बार पढ़िए कि वो क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप रैंक में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये गलती मत करिए। बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान रखिए। और जो चीज मैं एडवाइस करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि 23 में भी और 24 में भी हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ है कि मॉडर्न क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली सर्जरी और ईएनटी के क्वेश्चंस हैं, तो उन पे थोड़ा फोकस करिए। इन चीजों पे तो फोकस करिए। और जीके जो है, जीके तो अजीत पाटिल सर का तो मैंने उसी से पढ़ा था। तो जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो जीके पर फोकस करिए। जीके पर फोकस करिए, जो हम बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी। तो एक जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी वो ये है कि आप एक जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। लाइक मैंने अपने टाइम में क्या किया था, क्योंकि मेरा संस्कृत कवर नहीं हो पाया था, मेरा संस्कृत रिवीजन में नहीं आ पाया था, इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने अपना जीके का जो है वो मैंने अपना जीके स्ट्रॉन्ग किया था। क्योंकि जब आप एक जगह पे लैग करते हो ना, तो आपका दूसरा फील्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो उसको कवर कर जाए। ऐसा नहीं हो कि ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया। ये चीज मत करिए। अगर आप कोई चीज छोड़ रहे हैं, अगर आप से नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, आप उसको रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपकी दूसरी चीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जो उसको कवर अप कर ले। लाइक मैं ऐसे एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आप कुछ भी छोड़ के जाइए, बट क्योंकि रैंक अगर अच्छी चाहिए तो आपको हर चीज आपको पूरे ओवरऑल सिलेबस का एक ओवरव्यू, एक अच्छा सब कुछ मेमोरी आपकी उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप ये कर सकते हैं, मैंने किया था कि मेरा संस्कृत मुझे लग रहा था कि छूट रहा है, तो मैंने जीके अपना स्ट्रॉन्ग किया था। क्योंकि अगर आप रीसेंट पेपर्स देखेंगे, जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसर्च स्टैट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि अगर दूसरा बच्चा छोड़ रहा है तो वो आप करेक्ट कर सकते हो, आपके पास एक पॉजिटिव है कि आप उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका, जैसे मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपका सारा ही चीजें अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आप लास्ट टाइम पे जीके पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, रिसर्च पे फोकस ज्यादा करिए। मॉडर्न का तो सर्जरी ईएनटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने देखा 23 में भी 2 3 क्वेश्चंस थे ईएनटी और सर्जरी से ही सिर्फ थे। हमारे में भी ईएनटी के 2 या 3 क्वेश्चंस थे। तो इन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इनसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इनसे फोकस कर सकते हैं। लाइक ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज करिए।
हठ योग से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो इतना ना वो चीजें, लाइक वो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते हैं कि आप उनको सोचें छोड़ने का। क्योंकि वो मैंने देखा है कि हमारे भी हठ योग में क्वेश्चन जो आया था वो बहुत इजी था, 23 में भी जो आया था वो बहुत इजी था। तो ये चीजें ना आपको बाकी स्टूडेंट से ऊपर एक प्लस में लेके जाती हैं। अगर आपका सब चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप ये चीजें भी करिए ऊपर से, ताकि आप एक बहुत अच्छी रैंक, एक रिफाइंड रैंक लेके आ पाए ऑल इंडिया की, अपने लिए अपने फैमिली के लिए। तो ये चीजें हैं। और डीमोटिवेशन का तो ऐसा है कि सर भी, अगर आप जुड़े हैं सर से, तो सर का भी ऐसे है कि वो हमेशा एक मोटिवेशन सॉन्ग, और वो खुद, आप जब भी, मैं थी, मुझे सर, मैं कभी भी डिमोटिवेट होती थी, मैं सर को भी कॉल करके पूछती थी कि मुझे अभी ये चीजें समझ में नहीं रही। मैं आज भी, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती तो मैं सर को कॉल करके या मैसेज करके पूछती हूँ कि मुझे आज ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कैसे करना है स्टडी से रिलेटेड। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा एक एक वो ले सकते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। अगर हमें देखिए, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो उन्हें पता है कि जब हम कहीं पे अटक रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे पास आगे रास्ता नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि हम कैसे उस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये चीज है। अभी तो आप एमसीक्यू पर फोकस करिए, मेन एमसीक्यू पर फोकस करिए। डीजी, आपका द्रव्य गुण और रसशास्त्र भेषज कल्पना, ये आप अपने डेली रूटीन में रखिए। एमआरआई नोट्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, कम से कम उसको 1-2 घंटा करिए। और मुझे, अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। मैंने क्या किया था कि जो रैंडम नोट्स हैं, रैंडम नोट्स क्या होता है ना, कि वो थोड़े से लास्ट में ना हम उनमें लैग करते हैं। ये मेरे साथ हुआ था कि जो मिक्स्ड और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो तो हम कर लेते हैं, पर रैंडम नोट्स में इतने सारे पॉइंट्स है ना, तो वो थोड़ा सा लैग हो जाता है लास्ट में। पर उसका एक सोल्यूशन जो मैंने किया था, वो आप लोग भी कर सकते हो, कि आप ना उसके एमसीक्यू सर ने दे रखे हैं आयर गाइड ऐप पे। तो आप ना वो लास्ट में वो एमसीक्यू सॉल्व करके जा सकते हैं। उससे क्या होता है ना, वो चीज कवर हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपने एग्जाम से 2 दिन पहले ही सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। एंड एक क्वेश्चन रेडमैन सिंड्रोम का आ गया था, तो वो मेरा ठीक हो गया, क्योंकि वो मैंने वो रिवीजन मेरा एमसीक्यू के थ्रू हो गया था। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपने एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं किसी चीज की, तो भी आप एमसीक्यू पर फोकस करिए। 60-40 का रेशियो कर लीजिए। एंड देन जब आपका एग्जाम डिक्लेयर हो जाए तो 50-50 कर लीजिए, थ्योरी 50 और आपका एमसीक्यू 50। ये चीज एआईए पीजीटी जब आप बैठने जाते हैं, वैसे तो सर सारा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि क्या वहाँ पे आपको करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नया ऐसा नहीं लगता है। सर इतना अच्छा गाइड कर देते हैं। लेकिन जो गलतियां हम लोगों ने की है, वो गलतियां आप ना करें, इसीलिए यहाँ पे सब बता दिया है। ये चीज है, आप करिए। कि आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे एस्पिरेंट्स को की स्ट्रैटेजी शेयर की कि उन्हें कैसे करना चाहिए, कि भी टाइम आ चुका है कि हमें एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करना भी, थोड़ा समेटने का वक्त आ चुका है। जो टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो कॉमन क्वेश्चन उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ताकि वो तो कभी गलत ना हो। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे नहीं आता, तो वो किसी को नहीं आना चाहिए, थोड़ा ये हमें एटीट्यूड रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। और बाकी भी आपने बहुत खूबसूरती से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की, अपनी जर्नी आपके पर्सनल लाइफ से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उन्हें बहुत अच्छे से शेयर किया। और आई एम श्योर कि हमारे एस्पिरेंट्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उन्हें इससे जरूर बहुत सारी हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर काजल, कि आप वक्त निकाल के आए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अ, मैं यही है कि मेरा इंटरव्यू कुछ बच्चों के तो काम में आए, जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी वो उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने इंटरव्यू देने का भी सोचा कि मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो बाकी लोगों को ना आए। लाइक हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम लोग ना करें। जो मैंने हार्ड वर्क किया है ना, वो आप लोग के लिए स्मार्ट वर्क हो जाए थोड़ा सा।
तो मेरा एक्सपीरियंसेस आप लोगों के लिए काम में आए, यही चीजें हैं। बाकी तो सर को बहुत ज्यादा थैंक यू है इतना अच्छा आने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पे मेरे से इंटरव्यू करने के लिए, तो थैंक यू। थैंक यू सो